हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अवधेश कुमार मोकामा क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं और मुगल काल का कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया है और जो सवाल शेष बच गए हैं वो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। तो चलिए, पहला सवाल है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो अंतिम मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह जफर था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। 1857 के गदर के बाद अंग्रेजों ने उसे मुगल शासक की नाम मात्र की सत्ता से भी वंचित करके रंगून निर्वासित कर दिया, जहां 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी जो कब्र है वो रंगून में स्थित है। बहादुर शाह जफर एक अंतिम मुगल बादशाह था। यह रंगून में निर्वासित हुआ और इसकी कब्र भी रंगून में ही है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। दिल्ली का लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। 1638 ईस्वी में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ। 1638 ईस्वी में लाल किला का निर्माण प्रारंभ हुआ। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। शाहजहां ने लाल किले के निर्माण के साथ ही दिल्ली की सुप्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। शाहजहां की ज्येष्ठ पुत्री जहां आरा बेगम ने भी आगरा में एक जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। शाहजहां ने लाल किले के निर्माण के साथ ही दिल्ली की सुप्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। शाहजहां की ज्येष्ठ पुत्री जहां आरा बेगम ने भी आगरा में एक जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। आगरा के समीप सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा 1613 में जहांगीर ने बनवाया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, वो आगरा के समीप सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा 1613 में जहांगीर ने इसे बनवाया था। इसकी प्रमुख विशेषता जो है गुंबद विहीन होना। यह जो है अकबर का मकबरा जो है सो गुंबद विहीन है तथा बलुआ पत्थर से निर्मित मकबरे का दरवाजा एवं संगमरमर की बनी 4 सुंदर मीनारें हैं। आगरा के समीप सिकंदरा में स्थित जो अकबर का मकबरा है, जिसे 1613 में जहांगीर द्वारा बनवाया गया, उसकी जो विशेषता है वह गुंबज विहीन है, बलुआ पत्थर से निर्मित है, मकबरे का दरवाजा है, संगमरमर की बनी 4 सुंदर मीनारें हैं। अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था। अकबर जो है हुमायूं का मकबरा बनवाया था, बुलंद दरवाजा बनवाया था, जोधाबाई का महल बनवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा 1654 ईस्वी में आगरा के किले में कराया गया था। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा 1654 ईस्वी में आगरा के किले में कराया गया था। इसके अलावा सभी निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। यह आगरे की सभी इमारतों में सबसे सुंदर और आकर्षक है। यह सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। मोती मस्जिद जो है यह सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है, बहुत ही सुंदर और आकर्षक है और यह शाहजहां द्वारा बनवाया गया। अगला है सूची मिलान करने के लिए, तो हम लोग सीधे इसका जो व्याख्या है उसे हम लोग देख लें। ये जो समाधियां हैं उनका मिलान करना है। मुगल सम्राट की समाधियां, बाबर का जो समाधि है अर्थात बाबर को काबुल में दफनाया गया है। अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया है।
जहांगीर को लाहौर में तथा शाहजहां को आगरा में दफनाया गया। बाबर की समाधि काबुल, अकबर की समाधि सिकंदरा, जहांगीर की समाधि लाहौर, शाहजहां की समाधि आगरा। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा जो है सो लाहौर में स्थित है। जहांगीर का मकबरा लाहौर के समीप शहादरा में स्थित है। इसका निर्माण सम्राट की मृत्यु के बाद उसकी बेगम नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर का मकबरा लाहौर के समीप शहादरा में स्थित है। इसका निर्माण सम्राट की मृत्यु के बाद उसकी बेगम नूरजहां ने कराया था। मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। बीबी का मकबरा स्थित है। तो बीबी का मकबरा जो है सो आपको औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यह औरंगजेब की पत्नी रबिया उर दुर्रानी का मकबरा है। ताजमहल की अनुकृति होने के कारण इसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। बीबी का मकबरा जो है सो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यह औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा है। ताजमहल की अनुकृति होने के कारण इसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दुर्रानी का जो मकबरा है उसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा जो है कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। यह अकबर के शासनकाल की सबसे पहली इमारत है तथा इसका निर्माण अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में हुआ था। इस मकबरे का प्रधान कारीगर मीरक मिर्जा गयास था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। अकबर के शासनकाल में बनाया गया था। यह सबसे पहली इमारत थी और इसका निर्माण अकबर की जो सौतेली माँ थी हाजी बेगम उसी की देखरेख में बनाया गया। इस मकबरे का प्रधान कारीगर जो था उसका नाम है मीरक मिर्जा गयास। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो जहांगीरी महल जो है सो आपको आगरा किले में स्थित है। जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? आगरा किले में स्थित है। जहांगीरी महल आगरा के किले में स्थित है। अकबर ने इस इमारत का निर्माण अपने पुत्र तथा उत्तराधिकारी शहजादा सलीम के रहने के लिए कराया था। इस इमारत के निकट ही अकबरी महल का भी निर्माण हुआ था, किंतु अब यह ध्वंसावेश अवस्था में है। जहांगीर महल आगरा किले में स्थित है। अकबर ने इस इमारत का निर्माण अपने पुत्र तथा उत्तराधिकारी शहजादा सलीम के रहने के लिए करवाया था। इस इमारत के निकट ही अकबरी महल का भी निर्माण हुआ था, किंतु अब यह जो है सो ध्वंसावेश अवस्था में है। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? मनसबदारी प्रणाली जो है सो अकबर के द्वारा किया गया था। मनसबदारी किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था। मुगलों की सैनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता मनसबदारी व्यवस्था थी। मुगल बादशाह में से अकबर ने इसे आरंभ किया। अकबर ने इसकी प्रेरणा संभवतः खलीफा अबू सईद द्वारा और चंगेज खां तथा तैमूर द्वारा स्वीकार की गई सैनिक व्यवस्था से प्राप्त की थी। यह व्यवस्था दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मुगलों की सैनिक व्यवस्था का प्रमुख विशेषता जो था वो मनसबदारी व्यवस्था था। मुगल बादशाह में से अकबर ने इसे आरंभ किया था। मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने आरंभ किया था और अकबर को इसकी प्रेरणा जो मिली थी खलीफा अबू सईद द्वारा, चंगेज खां तथा तैमूर द्वारा यह स्वीकार किया गया था। सैनिक व्यवस्था इसने सीखा था। यह व्यवस्था जो था दशमलव पद्धति पर आधारित था। दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला ए कुहना नामक मस्जिद बनवाया? दिल्ली के पुराने किले के अंदर किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण जो है सो शेर शाह ने करवाया था। किला ए कुहना एक मस्जिद है, इसका निर्माण शेर शाह ने करवाया था। वो दिल्ली के पुराने किले के अंदर स्थित है।
दिल्ली के पुराने किले स्थित किला ए कुन्हा नामक मस्जिद का निर्माण सूरवंश के शासक शेर शाह द्वारा लगभग 1542 ईस्वी में कराया गया। इस मस्जिद के निर्माण में स्थापत्य की लोदी शैली का प्रयोग किया गया है। दिल्ली के पुराना किला स्थित किला ए कुन्हा नामक मस्जिद का निर्माण सूरवंश के शासक शेर शाह सूरी द्वारा कराया गया 1542 ईस्वी में, और इस मस्जिद के निर्माण में स्थापत्य की जो लोदी शैली है उसका प्रयोग किया गया। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो औरंगजेब के समय में सर्वाधिक मनसबदार थे। मनसबदारी व्यवस्था शुरुआत अकबर ने की थी। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो अकबर ने की थी। इसके बाद प्रत्येक बादशाह के काल में मनसबदारों की संख्या बढ़ती गई। मराठा मनसबदार की शुरुआत जहांगीर ने किया था। औरंगजेब के काल में मराठा मनसबदार की संख्या एवं कुल मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक रही। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर ने की थी, लेकिन सर्वाधिक मनसबदार औरंगजेब के समय में रहे, और मराठा मनसबदार की शुरुआत जहांगीर ने की थी। भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी? भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी? तो अधिकारियों के वेतन के लिए जो है मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। भारत में अधिकारियों के वेतन के लिए मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अधिकारियों के वेतन के लिए सर्वप्रथम अकबर द्वारा की गई थी। इसमें सैनिक और गैर सैनिक दोनों अधिकारी शामिल थे। मुगल काल में जजमानी प्रथा क्या थी? मुगल काल में जजमानी प्रथा क्या थी? जजमानी प्रथा जो है वह क्या थी? तो जजमानी प्रथा जो है सो एक जजमानी प्रथा जो थी एक पारस्परिक व्यवस्था जो ग्रामीण भारत में किसानों तथा अन्य व्यावसायिक वर्गों के मध्य विद्यमान थी। जजमानी प्रथा जो थी ये ग्रामीण भारत में किसानों तथा अन्य व्यावसायिक वर्गों के मध्य विद्यमान थी, जो कि एक पारस्परिक व्यवस्था थी। मुगल काल में जजमानी प्रथा एक पारस्परिक व्यवस्था थी जो ग्रामीण भारत में किसानों तथा अन्य व्यावसायिक वर्गों के मध्य विद्यमान थी। अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त सैन्य विभाग की अध्यक्ष कौन होता था? अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त सैन्य विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? तो मीर बख्शी। मीर बख्शी जो है अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था और मीर बख्शी कहलाया। अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था, परंतु उसे प्रधान सेनापति नहीं कहा जा सकता। उसका कार्य सैनिकों के वेतन तथा सैनिक संगठन से संबंधित था। वह मनसबदारों की सूची रखता था तथा उसे बादशाह अकबर के समक्ष प्रस्तुत करता था। कोतवाल क्या था? तो कोतवाल जो था, कोतवाल जो है एक रक्षक है। ठीक है, कोतवाल का मतलब हुआ रक्षक। कोतवाल का मतलब क्या हुआ? रक्षक। कोतवाल मध्ययुगीन भारत में नगर रक्षक की जिम्मेदारी निभाते थे। कोतवाल जो है मध्ययुगीन भारत में नगर रक्षक की जिम्मेदारी निभाते थे। तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में हुई थी? तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई थी। जहांगीर के शासनकाल में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई थी। भारत में तंबाकू को लाने का श्रेय पुर्तगाली नाविक को जाता है। भारत में तंबाकू लाने का श्रेय किसको जाता है? तो पुर्तगाली नाविक को जाता है, जो 16वीं सदी में अकबर के शासनकाल में इसे भारत लाए थे। किंतु भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। जहांगीर के काल में तंबाकू की खेती पर कर आरोपित कर दिया गया, जिससे राजस्व में वृद्धि हुई। भारत में तंबाकू लाने का श्रेय पुर्तगाली नाविक को जाता है और यह अकबर के शासनकाल में आया था। लेकिन तंबाकू खेती की शुरुआत जो है सो जहांगीर के समय में हुई थी।
दो मुगल शासक जिन्होंने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा वो कौन है? तो बाबर और जहांगीर जो है, बाबर और जहांगीर ने अपने जीवन चरित्र को स्वयं लिखा। बाबर और जहांगीर जो है सो अपने जीवन चरित्र को स्वयं लिखा है। तुझके बाबरी के लेखक कौन है? तुझके बाबरी के लेखक, तो बाबर और जहांगीर दोनों ने अपनी आत्मकथा लिखी। बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा में है जो बाबरनामा, तुझके बाबरी वाकियाते बाबरी आदि नाम से विख्यात है। जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरी या जहांगीरनामा फारसी भाषा में लिखित है। बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा में है जो बाबरनामा या तुझके बाबरी या बाकियाते बाबरी के नाम से प्रसिद्ध है, जबकि जहांगीर की आत्मकथा फारसी भाषा में है तुझके जहांगीरी या जहांगीरनामा। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो आत्मकथा ये जो है बाबरनामा जो है आत्मकथा है। बाबर द्वारा रचित बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखित आत्मकथा है। इसका अकबर ने 1583 में अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। बाबर द्वारा रचित बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखित आत्मकथा है। अकबर 1583 में अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा फारसी भाषा में अनुवाद इसका करवाया था। आगे सुमेलित करना है, इसमें से कौन सही नहीं है? तो इसमें से ये सही नहीं है, ये गलत है। बाकी बाबरनामा बाबर ने लिखा है, तुझक ए जहांगीरी जहांगीर ने लिखा है। शाहनामा इनायत खां द्वारा लिखा गया है। शाहनामा के लेखक कौन है? इनायत खां। तुझक ए जहांगीरी के लेखक जहांगीर है। बाबरनामा के लेखक बाबर खुद है। हुमायूंनामा के रचयिता बाबर की बेटी गुलबदन बेगम ने किया। हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम ने की, जो कि बाबर की बेटी थी। हुमायूंनामा दो भागों में बांटा हुआ है। इसका पहला भाग बाबर के इतिहास से संबंधित है और दूसरा भाग हुमायूं के हालात बयां करता है। आईने अकबरी के रचयिता कौन है? आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल। आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल हैं। आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? तो आईने अकबरी अबुल फजल की रचना है। अबुल फजल अकबर का दरबारी रचनाकार रहा। अबुल फजल की मृत्यु 1602 में हो गई। अबुल फजल ने 1597-98 में अकबरनामा पूरा करके अकबर के सामने पेश किया। अकबरनामा 3 जिल्दों में बटा है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इससे अकबर कालीन शासन प्रणाली पर प्रकाश पड़ता है। अकबर के शासनकाल में अनुदित महाभारत में फारसी में अनुवाद का नाम क्या है? अकबर के शासनकाल में महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया गया उसका नाम रजनामा है। अकबर के समय में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ है रजनामा के नाम से। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वो महाभारत का नाम रजनामा रखा, अर्थात युद्धों की पुस्तक। रजनामा का मतलब होता है युद्धों की पुस्तक। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण तथा महाभारत का फारसी अनुवाद किया और महाभारत का नाम रजनामा रखा, जिसका मतलब होता है युद्धों की पुस्तक। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ? तो शाहजहां के समय में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था। शाहजहां के समय उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शाहजहां के बेटे दारा शिकोह ने सिर-ए-अकबर के नाम से कराया था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के बेटे दारा शिकोह ने सिर-ए-अकबर के नाम से कराया था। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ, ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था। 14 जनवरी 1761 को हुआ था। इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व
सदाशिवराव भाऊ ने किया था। मराठा सेना इस युद्ध में बुरी तरह पराजित हुई थी। उस समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव थे। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। इसमें मराठा की जो है सो हार होती है और मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। उस समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव थे। फिर है मिलान करने के लिए, तो हम लोग सीधे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में मुगल शासक अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। पानीपत का दूसरा लड़ाई 1556 में हुआ था। मुगल शासक अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तराइन की दूसरी लड़ाई मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय से भारत में तुर्की शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ। तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है और भारत में तुर्की शासन का मार्ग प्रशस्त होता है। तालीकोटा की लड़ाई 1565 में लड़ी गई। विजयनगर के शासक राम राय व संगठित मुस्लिम शक्तियां जो थी बीजापुर, अहमदनगर, बीदर व गोलकुंडा के बीच हुआ, जिसमें विजयनगर की सेना पराजित हुई तथा मुसलमानों ने विजयनगर शहर को बर्बाद कर दिया। पलासी की लड़ाई 1757 में हुई। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों द्वारा पराजित किए जाने पर भारत में ब्रिटिश शासन का मार्ग प्रशस्त हो गया। पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? तो राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी जो थी चित्तौड़ थी। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़ थी। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। मेवाड़ पर सिसोदिया वंश के शासकों का शासन था। फिर मिलान करने के लिए है, तो हम लोग सीधे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हल्दी घाटी राजस्थान में स्थित है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। राणा प्रताप मुगल सेना से पराजित हुई थी। पानीपत हरियाणा में स्थित है। यहाँ 3 निर्णायक युद्ध हुए। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में, अकबर और हेमू के बीच 1556 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच 1761 में। ये पानीपत के तीनों युद्ध हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच 1556। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच 1761। बक्सर बिहार में स्थित है। 22 अक्टूबर 1764 के बक्सर युद्ध में अंग्रेजों ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा मीर कासिम की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। पश्चिम बंगाल में ये जो है पलासी जो है सो पश्चिम बंगाल में है। 23 जून 1757 को पलासी के युद्ध में और अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। पलासी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। पलासी की लड़ाई लड़ी गई थी 23 जून 1757 को। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था इस युद्ध में। किस मुगल शासक ने अपनी डायरी में फूल पत्ती व बगीचों का वर्णन किया है? तो बाबर जो है सो अपनी डायरी में फूल पत्ती और बगीचा का वर्णन किया है। बाबर ने बाबरनामा नामक अपने संस्मरण में ज्यामितीय विधि पर आधारित उद्यान का वर्णन किया, जिसमें उसने फूल पत्ती एवं बगीचे का वर्णन किया है। उसने आगरा में एक उद्यान का निर्माण भी कराया था। भारत में रुपये का सिक्का किसने प्रारंभ किया? भारत में रुपये का सिक्का किसने प्रारंभ किया? तो शेरशाह सूरी जो है सो भारत में रुपये का सिक्का प्रारंभ किया था। शेरशाह सूरी ने भारत में रुपये का सिक्का प्रारंभ किया था। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? किसने टका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया? मुद्रा टंकन के इतिहास में शेरशाह का महत्वपूर्ण स्थान है। चांदी के रुपये का प्रचलन सर्वप्रथम शेरशाह ने किया था।
शेरशाह का रुपया शुद्ध चांदी का एवं मानक मुद्रा था। बाद में अकबर ने इसी आधार पर मुद्रा प्रणाली का विकास किया। शेरशाह सूरी का शासनकाल भारतीय मुद्राओं के इतिहास में एक परीक्षण का काल था। उसके द्वारा जारी चांदी के रुपये की तौल 180 ग्रेन थी, जिसमें 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी होती थी तथा इस पर प्रायः अरबी पर अक्षरों के अतिरिक्त नागरी अक्षरों में भी सुल्तान का नाम अंकित रहता था। इसमें जो है अरबी पर अक्षरों के अतिरिक्त नागरी अक्षरों में भी सुल्तान का नाम अंकित रहता था। लंबे समय तक शासन काल किसने किया? ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है सबसे लंबे समय तक अकबर ने शासन किया था। अकबर का शासनकाल सर्वाधिक रहा। बाबर जो है सो 1526 से 1530 तक शासन किया। अकबर 1556 से 1605 तक, जहांगीर 1605 से 1627 तक, शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी तक शासन किया था। निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो नगीना मस्जिद जो है सो फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है, जामा मस्जिद है, पंचमहल है। अकबर द्वारा आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, पंचमहल का निर्माण किया गया था, जबकि नगीना मस्जिद का निर्माण आगरा में किया गया था। नगीना मस्जिद कहाँ है? तो आगरा में स्थित है। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर कहाँ नहीं बनवाया था? जयपुर के जो राजा थे राजा सवाई सिंह, जयपुर के जो राजा थे राजा सवाई जयसिंह, वो जंतर मंतर का निर्माण जो है सो कहाँ नहीं करवाया था? तो कोलकाता में उन्होंने नहीं करवाया था। दिल्ली में जंतर मंतर है, उज्जैन में है, जयपुर में है। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंतर ये 4 जगह स्थित है। जयपुर में है, दिल्ली में है, मथुरा में है, उज्जैन में है। और इसका निर्माण जयपुर के राजा जो थे राजा सवाई जयसिंह ने 5 स्थानों पर जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण कराया था। दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा तथा वाराणसी। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने 5 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। दिल्ली में, उज्जैन में, जयपुर में, मथुरा में और वाराणसी में, ये 5 जगह पर जंतर मंतर का निर्माण कराया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये जो है गलत है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं जो सही है। बैरम खां अकबर के दरबार से संबंधित है। जसवंत सिंह औरंगजेब से संबंधित है। अंबर मलिक हुमायूं से संबंधित है। अमीर खुसरो सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो जो थे वो सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इन्होंने तारीख़े अल्लाई एवं अन्य कई पुस्तकों की रचना की थी। ये जहांगीर से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। ये अमीर खुसरो जो हैं ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता था? मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता था? तो सूरत को बाबुल का मक्का कहा गया है। सूरत को बाबुल का मक्का कहा गया है। तो ये जो है ये मुगल काल में ये एक बंदरगाह था जिसे सूरत जो था वो मुगल काल में बंदरगाह था जो बाबुल का मक्का कहा जाता था, सूरत। मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था। मुगलों के अधिकांश व्यापार इसी बंदरगाह से होते थे, इसीलिए इसको बाबुल का मक्का कहा जाता था। मक्का की यात्रा भी इसी बंदरगाह से अधिक की जाती थी। मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था। मुगलों के अधिकांश व्यापार इसी बंदरगाह से होते थे, इसीलिए इसको बाबुल का मक्का कहा जाता था। मक्का की यात्रा भी इसी बंदरगाह से अधिक की जाती थी। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।
आपको अगर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मोकामा क्लासेस, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों से भी शेयर करें। तब तक के लिए फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।